को सुशोभित किया। 1962 में राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया। 12 वर्षों तक राज्यसभा का सदस्य रहने के बाद ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए और इसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार का गठन हुआ। इसमें इन्हें दिल्ली बुला लिया गया और 24 अप्रैल 1974 को हिंदी के इस मार्तंड का अस्त हो गया। इन्होंने अनेक काव्य कृतियों की रचनाएं की, जिसमें प्रमुख रूप से तृणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, धूपछां, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, रश्मिरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सूरज का ब्याह, चक्रवाल, सीपी और शंख, नए सुभाषित, लोकप्रिय कवि दिनकर, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, कोयला और कवित्व, नृत्य तिलक, दिनकर की सूक्तियों, हारे को हरिनाम, दिनकर के गीत, रश्मिलोक, उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारिक रचनाएं जो 1974 में प्रकाशित हुई। इन्होंने अनेक गद्य कृतियों की रचना की। मिट्टी की ओर, चित्तौड़ का साका, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी, संस्कृत के 4 अध्याय, उजली आग, देश विदेश, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, वेणुवन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, बट पीपल, लोकदेव नेहरू, शुद्ध कविता की खोज, साहित्यमुखी, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, हे राम, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, भारतीय एकता, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी, चेतना की शिला, विवाह की मुसीबतें, आधुनिक बौद्ध। इन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। कुरुक्षेत्र के लिए इन्हें नागरिक पहचानी सभा द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपको अलंकृत किया गया। 1959 में पद्म विभूषण सम्मान से, विद्या वाचस्पति सम्मान, 1968 में राजस्थान विद्यापीठ का साहित्य चूड़ामणि सम्मान और 1972 में उर्वशी के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान मिला था। अब हम इनकी पहली कविता हिमालय, प्रस्तुत कविता दिनकर के काव्य संग्रह हुंकार में हिमालय शीर्षक से संकलित है। यह संकलन 1938 में प्रकाशित हुआ, जबकि हिमालय कविता कवि ने 1933 में लिखी थी। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रवादी धारा के कवि थे। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए देश की जनता में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाना इस कविता का मूल उद्देश्य है। गहरी समाधि में लीन हिमालय को जगाने के बहाने इस कविता में कवि देश की जनता को जगाने का प्रयास किया है। देश की जनता को यह बताया है कि जब तक उनके अंदर यह भाव नहीं होगा तब तक वो पराधीन बने रहेंगे। उसके लिए उन सबको भी संवेद स्वर में एक साथ आगे आना होगा। मेरे नगपति, मेरे विशाल, साकार दिव्य, गौरव विराट, पौरुष के पुंजी, भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति, मेरे विशाल। प्रस्तुत कविता में हिमालय को विभिन्न विशेषणों से संबोधित किया गया है। कवि हिमालय की प्रशंसा करते हुए कहता है कि तुम भारत के गौरव का साकार विराट रूप हो, तुम पौरुष का साक्षात प्रतीक हो और भारत माँ के सिर का मुकुट हो। युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गौरवान्वित नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान,
कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा ये अमर ध्यान। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। प्रस्तुत पंक्तियों में ये बात कही गई है कि तुम युगों युगों से स्वतंत्र हो, तुम्हारी महानता पर आज तक कोई आंच नहीं आई। तुम्हारे गौरव का वितान युगों युगों से तना हुआ है। हे ऋषिवर, यह कैसी समाधि है। तुम युगों युगों से चिर समाधि में, ये समाधि कब टूटेगी। तुम्हारी ऊंची ऊंची चोटियां आकाश की ओर सिर उठाए किस समस्या का समाधान खोजने में लगी हुई हैं। तुम क्या सोच रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम किसी कठिन उलझन में फंसे हुए हो और उसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हो। वो मौन तपस्वी लीन यति पल भर को तो कर त्रिगन में इस रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है। तड़प रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र। गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भीम की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार। जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत, सीमा पर तूने की पुकार। अब प्रस्तुत कविता में कवि ने सदियों से मौन धारण किए हुए हिमालय को कहता है, हे धीर व्रती, हे गंभीर व्रती, जरा देर के लिए तू अपने नेत्र खोल दे और चारों ओर देखे। दुखों की ज्वाला से विकल यह देश तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे कुछ कह रहा है, तुमसे कुछ निवेदन कर रहा है। सिंध, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि पंच नदियों की धारा जो भारत की पुण्य भूमि पर बह रही हैं, तुम्हारी करुणा की धाराएं हैं। तुमने इस देश की हमेशा रक्षा की है और दुश्मनों को अंदर आने नहीं दिया है। ये मौन व्रती मेरे हिमालय, आज उस भारत भूमि पर संकट आ पड़ा है। तुम्हारी संतानें तड़प रही हैं, उनकी पीड़ा को सुनो और उनकी पीड़ा का समन करो। कितनी मड़ियां लुट गई, मिटा कितना तेरा वैभव अशेष। तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। प्रस्तुत पंक्तियों में फिर कवि हिमालय से कह रहा है कि भारत का सारा धन वैभव लुट गया, उसका कभी न समाप्त होने वाला वैभव भी नष्ट हो गया है। तुम अभी तक ध्यान मग्न हो, चुपचाप बैठे हो, जबकि पूरा देश वीरान होता चला आ रहा है। वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, ओरी उदासी गंड की बता। विद्यापति कवि के गान कहाँ, तू तरुण देश से पूछ रे। गूंजा कैसा या विध्वंस राग, अम्बुधि अंतस्थल बीच छिपी। ये सुलग रही कौन आग, प्राची के प्रांगण बीच देख। जल रहा स्वर्ग युग अग्निज्वाल। कवि यहाँ पर हिमालय से कहता है कि वैशाली के भग्नावशेषों को देखो, देखो कि लिच्छवी गणराज्य कैसे बर्बाद हो चुका है। हे मेरे नगपति, तुम पूछते क्यों नहीं हो कि विद्यापति का गान कहाँ गुम हो गया। गंडकी नदी उदास क्यों है, पूछो अपने प्यारे युवा देश से कि यह विनाश के दौर से क्यों गुजर रहा है। समुद्र के गर्भ में ये अग्नि की ज्वाला क्यों धधक रही है। मेरे नगपति मेरे विशाल, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कह दे शंकर से आज करें वो प्रलय नृत्य फिर एक बार। सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद। तू शैलीराट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तप का न काल। तू जाग जाग मेरे विशाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पुनः हिमालय से कहता है, हे मेरे नगपति, तुम जागो और देखो तुम्हारा प्यारा देश वीरान होता जा रहा है। चाहे युधिष्ठिर जैसे धीर को स्वर्ग जाने दो, लेकिन हमें अर्जुन और भीम जैसे वीर योद्धाओं को
उनके धनुष और गदा के साथ वापस लौटा दो। भगवान शिव से तांडव नृत्य करने के लिए कहो, ताकि हर बम के महोच्चार से धरा एक बार गुंजायमान हो जाए और सारा आलस्य दूर हो जाए। तपस्वी हिमालय से कवि कहता है कि यह समय अब तप करने का नहीं है, तुम भी मौन त्याग करके उठो और सिंहनाद करो। ये नया युग तुम्हें जगा रहा है, हे मेरे विशाल नगपति, उठो। प्रस्तुत कविता में कवि ने हिमालय का मानवीकरण किया है। हिमालय की तुलना चिर समाधि में लीन उस तपस्वी से की गई है जो वर्षों से अपने तप में लीन है। सामासिक चिन्हों से युक्त पदों का प्रयोग कविता में अर्थ गौरव की सृष्टि करता है। प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं हैं। छोटी छोटी पंक्तियों से बनी कविता में प्रवाह है। यह कविता भारत में क्रांतिकारी जागरण की भावना से लिखी गई। देशवासियों से अपने देश प्रेम और स्वतंत्रता की इच्छा जगाने के लिए उस समय अनेक उपाय किए जा रहे थे। इस कविता में हिमालय को जगाने के माध्यम से कवि ने सोई हुई जनता को जगाने का प्रयास किया है। दूसरी कविता समर शेष है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता की रचना सन 1954 में की थी। यह कविता परशुराम की प्रतीक्षा नामक संग्रह में संग्रहित है। 1962 में भारत और चीन के युद्ध पर आधारित ये कविता है। भारत को आजाद हुए 7 साल हो गए थे, किंतु जिस स्वप्न के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वह स्वप्न पूरा न होते देख कवि के मन में क्षोभ है। कवि एक समता मूलक समाज का पक्षधर है। उसे लगता है कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद भी स्वाधीनता का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। देश में न्याय और बराबरी का समाज स्थापित करने के लिए अभी संघर्ष जारी रखना होगा। अब इस कविता की व्याख्या पर की हम चर्चा करेंगे। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस की कस खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला, चली गई शांति से बोलो, किसने कहा और मतभेद हो, हृदय वट्ट के सर से, भरो भुवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से केसर से, कुमकुम लेपूं किसे सुनाऊं, किसको कोमल गान, तड़प रहा है आंखों के बागे, भूखा हिंदुस्तान। प्रस्तुत कविता में कवि यह मानने से इनकार करता है कि शांति और खुशी का समय आ गया है। वो पूछता है, ये किसने कहा है कि धनुष की प्रत्यंचा को ढीली कर दिया जाए, तरकस को पीठ से उतार देने का समय आ गया है, अर्थात युद्ध काल समाप्त हो गया है। वे कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब कठोर आलोचना करने का समय समाप्त हो चुका है, समाज में कोमलता की भावना का प्रसार करने का समय आ गया है। कवि बड़े खिन्न भाव से पूछता है कि वह कौन लोग हैं, वो कौन हैं जिसे कुमकुम केसर लगाऊं और कोमल मधुर गीत सुनाऊं। क्या उस हिंदुस्तान को जो अभी भी भूख से तड़प रहा है, इस बंद में कभी स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि शांति की बातें करने का समय अभी नहीं आया है। जब तक देश में गरीबी है, भूखमरी है, जब तक देश में प्रत्येक व्यक्ति को भोजन नहीं मिल पा रहा है, तब तक संघर्ष जारी रखना होगा। फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मतवाले, सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियाला है, मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों खड़ा आज भी मरघट सा संसार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महानगरों, खासकर दिल्ली वालों को धिक्कारते हुए कहता है, ये सुख और सुंदरता के मत वाले दिल्ली वालों, तुम्हें क्या पता नहीं है कि पूरे देश की जनता दुख और संताप का विष पीकर जीवन गुजार रही है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि दिल्ली में मौज है, चकाचौंध भरी रोशनी है, लेकिन बाकी देश में चारों ओर अंधेरे का साम्राज्य छाया हुआ है।
चारों तरफ अंधेरा है। तुम्हारी रेशमी खुशबूदार दिल्ली के बाहर तो सब तरह मरघट जैसी उदासी छाई हुई है। वो संसार जहां तक पहुंची अब तक नहीं किरण है, जहां क्षितिज है शून्य अभी तक अंबर तिमिर वरण है। देख जहां का दृश्य आज भी अंतस्थल हिलता है, माँ को लज्जा वसन और शिशु को ना क्षीर मिलता है। पूज रहा है जहां चकित हो जन जन देख आकाज, 7 वर्ष हो गए राह में अटका कहाँ स्वराज। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यहाँ कह रहा है कि देश को आजाद हुए 7 वर्ष हो गए, लेकिन जिस स्वराज की आजादी मिली वह स्वराज तो अभी आया ही नहीं। आज भी देश में पहले जैसा अंधेरा छाया हुआ है। बच्चों को न तन ढकने को वस्त्र है, वहाँ की जनता को न खाने के लिए भोजन है, न बच्चों को दूध मिल रहा है, अर्थात मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अटका कहाँ स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना, जनता क्यों सहती है, सबके भाग्य दबा रहे हैं, किसने अपने कर में उतरी थी जो विवाह हुई बंदनी, बता किस घर में समर शेष यह प्रकाश बंदी ग्रह से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापनी महावज्र टूटेगा। इन पंक्तियों में कवि दिल्ली यानी शासन व्यवस्था से प्रश्न करता है कि दिल्ली देश की रानी बन गई है, सत्ता उसके हाथ में आ गई, लेकिन देश की जनता का दुख दूर नहीं हुआ है। कवि पूछता है कि आखिर वे कौन लोग हैं जो जनता के भाग्य पर कब्जा जमाए हुए हैं, जो जनता के अधिकारों पर कुंडली माले हुए हैं। अंग्रेजी शासन के जाने से जिस प्रकाश से देश का सौभाग्य जगमगाने की उम्मीद थी, उस प्रकाश को किसी ने फिर से बंदी बना लिया। उस प्रकाश को मुक्त कराने के लिए युद्ध अभी जारी रखना होगा। समर शेष उस स्वराज्य को सत्य बताना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे अगर तो एरावत पत्तों में बह जाएंगे। समर शेष है जलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। प्रस्तुत पंक्तियों में पुनः कवि कह रहा है कि यह देश जिसका है उसका अपना राज्य जब तक कायम नहीं हो जाता तब तक लड़ाई चलती रहेगी। देश के शोषकों और सत्ताधारियों की तरफ कवि यहाँ पर इशारा कर रहा है, और इशारा करते हुए कवि कहता है कि स्वराज्य की स्थापना के रास्ते में जो लोग बाधक हैं, जो लोग बाधा बनकर खड़े हैं, वे अगर झुककर विकास की धारा को साधारण जनता तक पहुंचाने का रास्ता प्रशस्त कर देते हैं तो उनकी महानता की प्रशंसा होगी, और अगर वे नहीं माने तो वो चाहे एरावत की तरह बलवान क्यों ना हो, जनता के विद्रोह के सामने पत्तों की तरह बह जाएंगे। इसलिए अभी युद्ध की गंगा जो लहराने की आवश्यकता है, अभी और भी युद्ध लड़ने हैं। समाज में जो असमानता है उसे समाप्त करके समता मूलक समाज की स्थापना करनी होगी। ये काम किए बिना अवकाश नहीं लेना है। विषमता की काली जंजीरों को खंड खंड करना होगा। समर शेष है अभी मनुज बख्शी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुफकार रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हारना बाकी है, वृक्क को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वो काल, बिचने अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। कवि इन पंक्तियों में ये कह रहा है कि देश में आंतरिक दुश्मन भी छिपे हुए हैं। अंग्रेज गए लेकिन देश को खतरा उन आंतरिक दुश्मनों से है। गांधी के हत्या करने वाले, गांधी के विचारों के जो पोषक नहीं हैं, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल के दुश्मनों का अहंकार चूर करने का काम अभी बाकी है। भेड़ियों का दांत तोड़ना है और विषधरों को विषहीन करने का काम अभी भी बाकी है। ऐसे खूंखार दुश्मनों को समाप्त करके देश में निर्भय शासन की स्थापना के लिए संघर्ष करना अभी बाकी है।
आगे की पंक्तियां, तिमिर पुत्र ये 10 कहीं दुष्कांड रचे ना, सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना, बलि देकर भी बलि स्नेह का या मृदु व्रत साधो रे, मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे, समर से नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। प्रस्तुत पंक्तियों में यह अंतिम बंद है। इसमें कवि देश के दुश्मनों से सावधान करते हुए कहता है कि देश में गांधी की सेना को एक बार पुनः अपना बलिदान देना होगा, एक अपनी बलि देनी होगी। जो देश हिंदू और मुसलमान दो खेमों में बट गया है, उनमें एकता और सौहार्द कायम करना होगा। इस युद्ध की बेला में केवल वही हमारा दुश्मन नहीं है जो विकास के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, बल्कि जो इस युद्ध में तटस्थ है और युद्ध में शामिल नहीं है, वो भी किसी अपराधी से कम नहीं है। इतिहास भविष्य में उन्हें दंडित करेगा, इतिहास का कुफल उन्हें भोगना पड़ेगा। अब प्रस्तुत कविता में के काव्यगत सौंदर्य की हम बात करें। इस कविता में आजादी के 7 वर्ष बाद भी आम जनता की गरीबी में सुधार ना होने पर चिंता व्यक्त की गई है। भारतीय जनता की गरीबी का बड़े प्रभावशाली तरीके से चित्र उकेरा गया है। देश में बैठे स्वराज्य के दुश्मनों पर कविता में रोष भरा है। कविता का शिल्प भाव के अनुरूप है। इस कविता में गांधी जी की हत्या, विचारों की हत्या करने वाले और नेहरू के निंदकों को देश का दुश्मन माना है और उनसे सावधान रहने की सलाह दी गई है। अगली कविता वीर, हिंदी के राष्ट्रवादी कवि दिनकर की यह कविता देश की जनता में सोई हुई आत्मसम्मान और वीरता की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से लिखी गई है। आजादी के आंदोलन के दौर में इस तरह की वीर रसात्मक साहस बढ़ाने वाली कविताओं की आवश्यकता थी। इस कविता में कवि ने एक प्रकार से वीर पुरुष की प्रशंसा करने के साथ ये भी कहा है कि हर मनुष्य में साहस और वीरता छिपी होती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर एक नहीं धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने वीर और कायर में अंतर बताया है। वीर और कायर में अंतर बताते हुए कवि कहता है, जब कोई मुश्किल या संकट का समय आता है तो कायर लोग घबरा कर परिस्थिति से समझौता कर लेते हैं, लेकिन वीर लोग मुश्किल घड़ी में भी घबराते नहीं हैं, धैर्यपूर्वक विपत्ति का सामना करते हैं। वीर लोग घबरा कर संकट के सामने समर्पण नहीं कर देते हैं, मुश्किलों को सहन करते हुए अपने काम में लगे रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो विपत्ति को समूल रूप से नष्ट कर उस पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर लेते हैं। मुंह से ना कभी उफ कहते, संकट का चरण न गहते, जो आ पड़ता सब सहते, उद्योग निरत नित रहते, सोलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। कभी इन पंक्तियों में उन वीरों की प्रशंसा करते हुए कहता है कि संसार में ऐसा कोई भी संकट नहीं है, ऐसी कोई बाधा नहीं है जो वीरों के लिए असंभव है। वीर पुरुष हर परिस्थिति में, हर संकट में उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। वीर लोग असंभव लगने वाले संकटों पर भी जीत हासिल कर लेते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो धैर्य और हिम्मत से यदि मुकाबला करता है का संकल्प कर ले तो वो पर्वत को भी अपने रास्ते से हटा सकता है। पत्थर की चट्टानों जैसे संकट भी पानी बनकर बह जाते हैं, अर्थात बड़े से बड़े कठिन परिस्थितियां भी उसकी सहायक बन जाती हैं और उसके अनुकूल हो जाती हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, हम ठोक ठेक ठेलता जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़,
मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं हो पाता है। अब इन पंक्तियों में कवि ने मानवों को ये एहसास कराया है कि उनके अंदर अदम्य साहस है। बस उन्हें अपनी शक्ति के स्मरण करने की जरूरत है। अपनी छिपी हुई ताकत को ध्यान दिलाते हुए कवि कहता है कि मनुष्य दिखने में साधारण लगता है, लेकिन उसके अंदर एक से बढ़कर एक गुण छिपे हैं। मेहंदी और दीपक से यहाँ पर कवि तुलना करते हुए समझा रहा है कि जैसे मेहंदी की पत्तियों में लाली छिपी होती है और दीपक की बाती में प्रकाश छिपा होता है, उसी तरह मनुष्यों में भी बहुत सारी शक्तियां छिपी होती हैं और बस वो अपने पौरुष और साहस से उन्हें जागृत कर लेता है। प्रस्तुत कविता की काव्यगत विशेषताओं की हम बात करें तो इसमें वीर की परिभाषा अत्यंत सुंदर तरीके से यहाँ बताई गई है। कवि ने कई जगह पर इस कविता में दृष्टांत अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। भाषा सरल और भावानुगामिनी है। लंबी गुलामी से थके हुए हारे भारतीयों के मन में साहस और संघर्ष का उत्साह पैदा करना इस कविता का प्रतिपाद्य है, जिसमें कवि सफल हुआ है। अब अगली कविता कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता आजादी की लड़ाई में जो शहीद हो गए थे बलिदानी, उन पर लिखी गई है। इसमें कवियों से शहीदों की जय बोलने के लिए कहा गया है। इस कविता का लक्ष्य जनता में देश प्रेम की भावना पैदा करना। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसमें चिंगारी, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मूल, कलम आज उनकी जय बोल। शहीदों की याद में लिखी गई इस कविता में कवि कहता है कि जिन शहीदों की चिताओं से निकली चिंगारियों से देश में स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की भावना रूपी आग फैल गई, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना बलिदान कर दिया, हे कलम आज उनकी जय बोल। हे कलम आज उनके शौर्य की गाथा का गान कर। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। आजादी की लड़ाई में ऐसे अगणित लोगों ने बलिदान दिए जिन्हें हम नहीं जानते हैं। वे चाहते तो बलिदान होने से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया। समझौता करने के बजाय उन्होंने देश की बलवेदी पर मर मिटना ही अच्छा समझा। हे कलम उनको याद करो, उनके शौर्य गाथा को लिखो, जिससे वो इतिहास में अमर हो जाएं। पीक कर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। जिन शहीदों के लहू की लपट से दिशाएं लाल हो गई थी, जिनकी वीर गर्जना से धरती अभी तक डोल रही है, हे कलम हे मेरी कलम आज उनका जयगान करो। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उसकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो इतिहास के अंधे हैं, जिन्हें देश का कोई ज्ञान नहीं है, वे लोग इन शहीदों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ये सूरज, ये चांद, ये संपूर्ण पृथ्वी और आकाश जो इन वीरों की शहादत का साक्षी रहा, वे हे मेरी कलम उन वीरों का जयगान करो। प्रस्तुत कविता में कवि ने शहीदों दीपक के माध्यम से दीपक को शहीदों का प्रतीक माना है। प्रत्येक पंक्ति में 15 मात्राएं, प्रत्येक पद में 5 पंक्तियां और कविता में कुल 4 पद हैं। इस कविता को पढ़कर मन में आजादी की लड़ाई में शहीद हुए ज्ञात अज्ञात सभी शहीदों के प्रति आदर का भाव उत्पन्न होता है। अगली कविता जियो जियो ए हिंदुस्तान। प्रस्तुत कविता राष्ट्र की सीमाओं
की रक्षा में सन्नद्ध उन वीर जवानों के ऊपर लिखी गई है। इसमें वीर जवानों की ओर से भारत देश के गरिमामय इतिहास और संस्कृति को स्मरण किया गया है। जियो जियो ए हिंदुस्तान, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभ स्वर्ग की लेते हैं, हमें शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो है हिंदुस्तान। प्रस्तुत कविता में कवि सैनिक कहता है, हम वीर हैं, हमारे अंदर गंभीरता है, हम मुश्किलों में भी कभी विचलित नहीं होते हैं। हिमालय की चोटियों पर देश की रक्षा करते हुए, इतनी ऊंचाई पर होते हुए, वहां से स्वर्ग की सुगंध मुझे महसूस होती है। अपने बारे में कवि कहता है कि हम भारतीय जवान स्वभाव से शांतिपूर्ण होते हैं और सभी को अपना सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी भारत माँ जो वीरों को जन्म देती है, वीर प्रसूता है, हम उसी की प्यारी संतानें हैं। देश की रक्षा के लिए हम अपना तन मन और जान सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। हम सपूत उनके जो नर थे अनल और मधु मिश्रण, जिनमें नर का तेज प्रखर था, भीतर था नारी का मन। एक नयन संजीवन जिनका, एक नयन था हालाहल। जितना कठिन खटक था कर में, उतना ही अंतर कोमल। थर थर तीनों लोग कांपते थे जिनकी ललकारों पर, स्वर्ग नाचता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर। हम उन वीरों की संतान, जियो जियो है हिंदुस्तान। प्रस्तुत कविता में कवि उन वीर जवानों की ओर से कहना चाहता है कि हमारे पूर्वज शांति में विश्वास रखते थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर क्रांति और युद्ध से भी कभी वो पीछे नहीं हटते थे। शांति और युद्ध दोनों में उनका विश्वास था। पुरुषोचित कठोरता और स्त्रियोचित कोमलता, दोनों ने हमारे स्वभाव का निर्माण हुआ है। हम उन वीरों की संतानें हैं जिनके हाथों में तलवारें होती थी, लेकिन दिल फिर भी कोमल था। उनकी ललकारों पर पूरी दुनिया हिल उठती थी, स्वर्ग भी नृत्य करने लगता था। हम शाकाहारी विक्रमादित्य हैं, अरिदल को दलने वाले, रण में जमी नहीं दुश्मन की लाशों पर चलने वाले। हम अर्जुन, हम वीर शांति के लिए जगत में जीते हैं, मगर शत्रु हट कर अगर तो लहू वक्ष का पीते हैं। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पूर्वजों का स्मरण किया है और पूर्वजों के स्मरण के माध्यम से करते हुए वीर जवानों से कहता है कि हमने सड़कों का समूल नाश करने वाले हम सब विक्रमादित्य की संतानें हैं। युद्ध भूमि में हम लोग दुश्मनों की लाशें बिछा देते हैं। अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं की तरह वैसे तो हम लोग शांति के प्रेमी हैं, लेकिन अगर कोई हमसे शत्रुता करने की ठान लेता है तो हम उसे जीवित नहीं छोड़ते हैं। हम उस राणा प्रताप के वंशज हैं जिन्हें घास की रोटियां खाना मंजूर था, लेकिन किसी दुश्मन के आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं था। हम उस देश के वासी हैं जिसे जान से भी अधिक अपना ईमान प्यारा है। जियो जियो है हिंदुस्तान की पहरे पर जगे हुए हैं हम, वन पर्वत हर तरफ चौकसी में लगे हुए हैं हम। हिंद सिंधु की कसम कौन इस जहाज ला सकता है, सरहद के भीतर कौन दुश्मन कैसे आ सकता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पुनः कह रहा है, हे प्यारे देशवासियों, तुम्हारी रक्षा में हम सीमा पर हमेशा जाग रहे हैं। वनों पर्वतों में घूम घूम कर हम शत्रुओं से देश का बचाव कर रहे हैं। हमारे देश पर आक्रमण करने की हिम्मत कोई भी देश नहीं कर सकता है। हमें पराये देश पर आक्रमण करने की कोई अभिलाषा नहीं है। दूसरे की जमीन और संपत्ति हमारे अंदर कोई मोह नहीं है, लेकिन हम अपनी संपत्ति पर किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। इस मामले में हम यमराज से किसी प्रकार कम नहीं है। जैसे यमराज छीन लेते हैं, एक समय के बाद लोगों का जीवन छीन लेते हैं, अगर किसी ने भी हमारी संपत्ति पर हाथ लगाया तो हम उससे छीन लेंगे यमराज की तरह। प्रस्तुत कविता में कवि ने अलंकारों का बड़े स्वाभाविक ढंग से प्रयोग किया है। भाषा सरल
ओजपूर्ण, अलंकारिक है, छंद बड़ा प्रभावी, विषय बोध के अनुरूप है, सीमा के सैनिकों का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। इस कविता में कवि ने शांति और युद्ध के बारे में हमारी भारतीय समझ और विचारधारा को बताया है कि शांति की स्थापना के लिए अनिवार्य होने पर युद्ध करना हमारे पूर्वजों का सिद्धांत रहा। अब हम अगली इकाई 21, जिसमें हल्दी घाटी द्वादश सर्ग, उसका अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्याम नारायण पांडे जी, उनकी साहित्यिक राजनीतिक यात्रा को संक्षेप में समझेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि की राष्ट्रीयता की भावना को समझ सकेंगे। श्याम नारायण पांडे का जन्म जिला मऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ और इन्होंने 4 उत्कृष्ट महाकाव्य लिखे। इसमें हल्दी घाटी सर्वाधिक लोकप्रिय, इसके बाद जौहर काव्य विशेष रूप से चर्चित हुआ। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में चित्तौड़ की रानी पद्मावती के आख्यान है। हल्दी घाटी के नाम से विख्यात राजस्थान की इस ऐतिहासिक वीर भूमि के लोकप्रिय नाम पर लिखे गए हल्दी घाटी महाकाव्य पर उनको उस समय का सर्वश्रेष्ठ सम्मान देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अपनी ओजस्वी वाणी के कारण आप कवि सम्मेलन के मंचों पर अत्यधिक लोकप्रिय हुए। उनकी आवाज मरते दम तक 84 वर्ष की आयु में भी वैसी ही कड़कदार और प्रभावशाली बनी रही जैसी युवावस्था में थी। इनकी रचनाएं जो हमने अभी चर्चा की, हल्दी घाटी, जौहर, आरती तुमुल, रूपांतर, जय हनुमान। अब हल्दी घाटी द्वादश सर्ग, इस कविता का संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत कविता वीर रस के यशस्वी कवि श्याम नारायण पांडे के प्रसिद्ध काव्य हल्दी घाटी के द्वादश सर्ग का अंश है। हल्दी घाटी काव्य में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हल्दी घाटी के मैदान में जो भीषण युद्ध हुआ, उसमें महाराणा प्रताप के रण कौशल और वीरता का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में हल्दी घाटी युद्ध के एक दृश्य का बड़ा ही रोचक वर्णन है। इसे पढ़कर युद्ध का साक्षात दृश्य आंखों के सामने साकार होने लगता है। श्याम नारायण पांडे को इस काव्य रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित भी किया गया। अब हम इस कविता का वाचन करेंगे। निर्बल बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह मृगछौनों से, घोड़े गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से। प्रस्तुत कविता में युद्ध के दृश्य का वर्णन है कि युद्ध का मैदान है और वो हल्दी घाटी के मैदान में निर्बल बकरों से बाघ और हिरणों के छौनों से शेर लड़ाई लड़ रहे हैं। अर्थात कोई भी किसी से लड़ाई लड़ रहा है। कहीं घायल होकर घोड़े गिर रहे हैं, कहीं हाथी गिर रहे हैं। पैदल सेना की लाशें बिछौनों की तरह बिछी हुई हैं। अर्थात युद्ध के मैदान में भयानक युद्ध चल रहा है, उसकी भयावह को इस कविता में बताया है। हाथी से हाथी जूझ पड़े, फिर गए सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। अब इस कविता में हाथी से हाथी जूझ रहे हैं, कहीं सवारों से लड़ रहे हैं, घोड़ों पर घोड़े आक्रमण कर रहे हैं, तलवार वाले तलवार वालों से युद्ध करने में लगे हैं। अर्थात युद्ध बहुत ही भीषण तरीके से चल रहा है। रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरे झुंड गिरे, भूपर है विकल वितुंड गिरे। युद्ध इतना भीषण हो रहा है कि कहीं घोड़ों के धड़ कटकर गिर पड़े थे, तो कहीं हाथियों के सिर पड़े हुए हैं। हाथियों के सूंड भी यहाँ वहाँ कटकर गिरे पड़े हुए हैं।
दुश्मनों की सेना के झुंड सैनिक कटकर धरती पर गिरते जा रहे हैं। क्षण महाप्रलय की बिजली सी, तलवार हाथ की तड़प तड़प, है गजरथ पैदल भगा भगा, लेती थी बैरी वीर तड़प। युद्ध इतना भीषण है कि सैनिकों की तलवारें महाप्रलय बिजली की तरह चमक रही हैं। वीरों की सेना दुश्मन सेना के हाथी, घोड़े, रथ पैदल सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। और वहां पर वो जो दृश्य है वो बहुत ही भीषण दृश्य है। युद्ध की विभीषिका का साक्षात सजीव वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। क्षण पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतन कर कोड़े का, भू पर सातंक सवार गिरा, क्षण पता न था है घोड़े का। इन पंक्तियों में भी युद्ध चल रहा है। युद्ध मैदान में किसी घोड़े का क्षण भर में पेट फट गया तो किसी के हाथ से छूटकर कोड़ा नीचे गिर गया। कहीं डर के मारे घोड़े का सवार गिर गया तो कहीं क्षण भर में घोड़े मैदान छोड़कर लापता हो जाते थे। राणा प्रताप के सैनिक वीरता और अदम्य साहस के साथ दुश्मन की सेना पर वार कर रहे हैं और दुश्मन की सेना में खलबली मची हुई है। ऐसा इन पंक्तियों के अर्थ को देख करके लग रहा है। चिघाड़ भया भय से हाथी, लेकर अंकुश पिलवान गिरा, झटका लग गया फटी झालर, हौंदा गिर गया निशान गिर गया। दुश्मनों के हाथी भय के मारे भागने लगे। जो हाथी पर अंकुश लगाता है पिलवान, वो धरती पर गिर पड़ा। जोर का झटका लगने से हाथी का झालर फट गया और हौंदा और निशान सब नीचे जमीन पर आ गए। कोई नत मुख बेजान गिरा, करवट कोई उतान गिरा, रणवीच अमित भीषणता से लड़ते लड़ते बलवान गिरे। अब प्रस्तुत पंक्तियों में भी उसी जो चल रहे युद्ध का ही वर्णन है। उस युद्ध में कोई लड़ाई में मुंह के बल गिर पड़ा, कोई करवट तो कोई पीठ के बल गिर पड़ा था। युद्ध इतना भीषण था कि लड़ते लड़ते एक से एक वीर जवान कटकर धरती पर गिरे जा रहे थे। होती थी भीषण मार काट, अतिशय रण से छाया था भय, था हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय, कोई व्याकुल भर्रा आह रहा, कोई था विकल कराह रहा, लोहू से लथपथ लोथों पर कोई चिल्ला लाह रहा। युद्ध भीषण युद्ध चल रहा है और दोनों तरफ से योद्धा एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और कभी युद्ध का ऐसा एहसास हो रहा है कि दुश्मन सेना विजित होगी। ये लग ही नहीं रहा है कि जीत किधर जाएगी। इतनी भीषण मारकाट मची थी कि चारों ओर मौत का खौफ मंडरा रहा था। सब एक दूसरे को मारने और मरने पर उतारू थे। कब किस पक्ष की जीत हुई और कब जीत हार में बदल गई, कुछ पता ही नहीं चलता था। जीत कभी तो उस पाले में डोल रही थी, कभी इस पाले में डोल रही थी। जमीन पर पड़े घायल दर्द से व्याकुल होकर कराह रहे थे और सब तरफ खून से लथपथ लाशों के बीच हर तरफ से अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही थी। धड़ कहीं पड़ा, सिर कहीं पड़ा, कुछ भी उनकी पहचान नहीं। शोणित का ऐसा वेग बढ़ा, मुर्दे बह गए निशान नहीं। पूरा युद्ध का मैदान, कटे हुए सिर,
और कटे हुए घोड़े और हाथियों से भरा हुआ था। किसी का सिर यहाँ तो किसी का धड़ अन्यत्र पड़ा हुआ था। मुश्किल था कि कौन किसका धड़ है, कौन किसका सिर, इसको पहचानने में मुश्किल हो रही थी। चारों तरफ खून का प्रवाह इतना ज्यादा था कि कितने मुर्दे बहकर किस तरफ बह गए इसका भी कोई पता नहीं चला। प्रस्तुत कविता में अतिशयोक्त अलंकार का बड़े सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है और बताया गया है कि युद्ध में नदियां बह रही हैं, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का ना था तमाशा था, वो दौड़ दौड़ करता था रण, वो मान रक्त का प्यासा था। युद्ध के इस मारकाट के बीच राणा प्रताप केवल तमाशा ही नहीं देख रहे थे, वे खुद शत्रु की सेना पर वार कर रहे थे और शत्रु की सेना को नेस्तनाबूद कर रहे थे। वो दौड़ दौड़ कर शत्रुओं पर वार कर रहे थे। उनकी तलवार अकबर के सेनापति मान सिंह के रक्त की प्यासी थी। चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले आहा मृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। राणा प्रताप के बारे में कवि कहता है कि वो चेतक जो उनका घोड़ा था उन पर बैठकर वे रण में घूम घूम कर दुश्मन सेना पर वार कर रहे थे और उन्हें यदि किंचित मात्र भी अपने जीवन का या अपनी मृत्यु का भय नहीं था। मानो वो खुद कपाली का रूप धारण कर लिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने राणा प्रताप और उनके बहादुर घोड़े चेतक की बहादुरी का वर्णन किया है कि कैसे युद्ध के मैदान में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन की सेना को नष्ट कर रहा था। कवि कहता है कि चेतक युद्ध के मैदान में इस छोर से उस छोर तक मतवाला होकर चौकड़ी भर रहा था। अपनी फुर्ती और चुस्ती में वह एकदम निराला था। वो हवा के वेग से, वो पवन के वेग को भी मात दे रहा था, अर्थात पवन के वेग से भी तेज गति से दौड़ रहा था। ऐसा लगता था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता ठन गई है। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वो दौड़ दौड़ कर अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। इन पंक्तियों में कवि ने चेतक के जो घोड़ा है राणा प्रताप का, उसके रण कौशल को बताया है कि वो इतना सिद्ध था कि उसने राणा प्रताप के इशारों का उसे पहले ही अनुमान हो जाता था। इसलिए राणा प्रताप को कभी उसे कोड़ा या एड़ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो खुद ही हवा के वेग से शत्रु सेना के सिर पर होता हुआ मैदान के एक छोर से दूसरे छोर का चक्कर लगा आता था। उसकी कलाबाजी को देखकर उसे आसमान का घोड़ा कहा जा सकता था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। इन पंक्तियों में कवि ने चेतक की फुर्ती और चुस्ती की प्रशंसा की है। कवि बताता है कि वो कितना चुस्त और दुरुस्त है कि लगाम के जरा से हिलते ही वो सरपट हवा की गति से उड़ने लगता था। चेतक ऐसा रणसिद्ध घोड़ा था कि राणा की निगाह जिस तरफ मुड़ती थी उसे बताना नहीं पड़ता था, वो खुद ब खुद उस तरफ मुड़ जाता था और शत्रु सेना पर वो
आक्रमण करके उसे नष्ट कर रहा था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक बालों में, निर्भीक गया वो ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। चेतक के रण कौशल और तीव्रता की प्रशंसा करते हुए इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि वो इतना रण कुशल था कि भाला वाले सैनिकों में उड़कर पहुंच जाता था, कभी ढाल वालों के बीच बिना डर भय के चला जाता था, तो कभी तलवार से लड़ रहे सैनिकों के बीच में घुस जाता था। वो बिना डरे हुए शत्रु सेना के ऊपर आक्रमण कर रहा था। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वो वहीं रहा वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं। इसमें चेतक की तीव्रता का वर्णन किया गया है कि वो पवन वेग से यत्र तत्र सर्वत्र, कोई स्थान ऐसा नहीं था जो उसकी पहुंच में नहीं था। चेतक इतना तेज गति से, क्षिप्र गति से दौड़ लगाता था कि अनुमान करना मुश्किल था कि वो किस क्षण कब कहां होते हुए वहां नहीं होगा। चेतक जरा देर में कहीं से कहीं पहुंच जाता था और शत्रुओं के मस्तक पर दौड़ता हुआ वह पूरे रण क्षेत्र में व्याप्त हो जाता था। बढ़ते नदसा वो लहर गया, वो गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अर्की सेना पर घार गया। इन पंक्तियों में कवि ने चेतक के गति की तुलना तेजी से बढ़ती हुई नदी से किया है। जिस तरह नदी की बाढ़ क्षण भर में सर्वनाश का दृश्य पैदा कर देती है, वही हाल चेतक का था। दौड़ते दौड़ते अचानक वो कहीं भी कभी भी रुक सकता था। उसके आक्रमण के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता था, अर्थात अनुमान लगाना अत्यंत कठिन था। कभी नदी की तरह हराते हुए आगे बढ़ता था, तो कभी बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था और शत्रु सेना का सर्वनाश कर देता था। भाला गिर गया, गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देखना। चेतक की वीरता और पराक्रम को देखकर जो शत्रु सेना थी वो भी आश्चर्यचकित हो गई। चेतक का आक्रमण ऐसे होता था कि उसके भय से सैनिकों के हाथ से छूटकर भाले और तलवार गिर जाते थे। उसके टापों के नीचे कुचलकर शत्रु दल के सैनिक अपने प्राण गंवा देते थे। कवि कहता है कि चेतक का यह कारनामा देखकर अकबर की सेना के जो सैनिक थे वो भी आश्चर्यचकित रह जाते थे और दांतों तले उंगली दबा लेते थे। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रहता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। प्रस्तुत कविता में पुनः राणा प्रताप के घोड़े चेतक के शौर्य का वर्णन है कि चेतक किस वीरता से युद्ध में अपने रण कौशल का प्रदर्शन कर रहा था और शत्रु सेना को नष्ट करने में लगा हुआ था। उसकी वीरता, उसकी बहादुरी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, राणा प्रताप के घोड़े की वीरता और रण कौशल के अदम्य साहस का वर्णन किया गया है। इस पद में राणा प्रताप को चेतक पर चढ़कर युद्ध करते हुए दिखलाया गया है और कवि कह रहा है कि तलवार लेकर राणा प्रताप चेतक पर चढ़कर राणा प्रताप
अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शत्रुओं का सिर काट काट कर अपनी जवानी को सफल बना रहे हैं। अर्थात अपने जीवन, कवि ने बताया है कि जीवन की सार्थकता केवल अपने जीने में नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से मातृभूमि को जब भी जरूरत पड़े तो सबसे पहले देश है तो हम सब हैं। राष्ट्र की भावना हम सब में होनी चाहिए और इन पंक्तियों में यही बताया गया है। अब प्रस्तुत पंक्तियां में काव्यगत सौंदर्य की हम बात करें। प्रस्तुत कविता में कवि ने हल्दी घाटी के युद्ध भूमि के दृश्य का बड़े जीवंत तरीके से वर्णन किया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो युद्ध की समस्त घटनाएं सामने घटित हो रही हैं और साक्षात वो आंखों के सामने पूरा दृश्य युद्ध का बिंब दिख रहा है। ये पूरी कविता वीर रस प्रधान है। इस कविता को पढ़कर मन में वीरता के भाव का संचार होता है। इस कविता की जो शैली है उसमें ओज की प्रधानता है। राणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की वीरता और कौशल का बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया गया है। इस कविता में मध्यकालीन भारत में अकबर और राणा प्रताप के बीच युद्ध की जो पृष्ठभूमि है उस पर यह कविता रची गई। मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने वाले राणा प्रताप के माध्यम से यह कविता हमारे भीतर स्वाधीनता की सोई हुई चेतना को जागृत करती है। इसकी भाषा सौष्ठव और दृश्य बड़ा ही प्रभावशाली है। वीर रस की प्रधानता होने के कारण इसे पढ़ने से मन में उत्साह का संचार होता है। इस कविता में कवि ने राष्ट्र के युवाओं का आह्वान किया है और उन्हें बताया है कि हमारा देश उन पूर्वजों का देश है जिन्होंने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक जगह पे रामायण में एक दृश्य आता है जब लक्ष्मण से रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, जो ये सोने की लंका है ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आप ही स्वर्णमयी लंका मई न रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे भाई लक्ष्मण, मुझे ये सोने की लंका बिल्कुल रुचिकर नहीं लग रही है। जननी जन्म भूमिश्च, जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इस कविता के माध्यम से ये एक संदेश भी दिया गया है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। हम सबका उत्तरदायित्व है कि राष्ट्र के लिए जब भी आवाहन हो तो हम सबको अपने जीवन की सार्थकता को सिद्धि के लिए, राष्ट्र के लिए सबसे पहले हमें उपस्थित होना है। इस कविता के माध्यम से हमें उन वीर सपूतों के बारे में जानकारी मिलती है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को बलिवेदी लगाने में क्षण मात्र भी नहीं सोचा और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया।